नमस्कार। प्राचीन भारत के वैदिक काल की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम सही है। आज हम उन जटिल शब्दों और बड़े सामाजिक बदलावों को डिकोड करेंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे टाइमलाइन से, फिर समझेंगे समाज का ढांचा, कुछ प्रमुख संस्थाएं, महिलाओं की स्थिति में आया बदलाव और आखिर में बात करेंगे पशुपालन और व्यापार से जुड़ी उस शब्दावली की जो अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का फर्क एकदम साफ कर देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की टाइमलाइन की। किसी भी ऐतिहासिक बदलाव को समझने के लिए ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस पूरे युग को हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे यानी घुमंतू जीवन जीते थे। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। 1000 से 600 ईसा पूर्व का ये वो समय था जब लोगों ने एक जगह बसकर खेती करना और लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि उस समय का समाज कैसे बटा हुआ था और ये वर्ण व्यवस्था आखिर शुरू कैसे हुई। एग्जाम के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें 4 मुख्य वर्गों का जिक्र मिलता है। ये तो हम सब जानते हैं। ब्राह्मण जिनका काम पूजा पाठ और शिक्षा से जुड़ा था, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक थे, वैश्य जो व्यापार और शिल्प कला संभालते थे, और शूद्र जो श्रम और सेवा के कार्यों में लगे थे। इसी व्यवस्था ने उस दौर में लोगों की सामाजिक भूमिकाएं तय की। लेकिन समाज तो हमेशा बदलता रहता है ना? जैसे जैसे ये समाज और बड़ा और जटिल हुआ, ये 4 मुख्य वर्ग आगे चलकर छोटी छोटी उप श्रेणियों में बट गए जिन्हें हम जाति कहते हैं। और यहीं से एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द निकल कर आता है, गोत्र। क्या आप जानते हैं कि गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है गाय का बाड़ा। जी हां, लेकिन बाद में यह एक ही पूर्वज से जुड़े लोगों के एक औपचारिक परिवार का प्रतीक बन गया, जहां एक ही गोत्र में शादी करने की मनाही थी। अब जरा इस अंतर पर गौर कीजिएगा, ये सच में हैरान करने वाला है। अर्ली वैदिक समाज में लोगों के पास अपना पेशा चुनने की आजादी थी, मतलब समाज काफी हद तक लचीला था। लेकिन लेटर वैदिक काल तक आते आते सब कुछ एकदम बदल गया। काम के आधार पर बनी ये व्यवस्था जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, जिसे बाद में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने पूरी तरह से तय कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो कि उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बारे में है। यहाँ सत्ता में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। इन 3 शब्दों को तो बिल्कुल रट लीजिए, सभा, समिति और विदत। सभा दरअसल बुजुर्गों या खास लोगों की एक छोटी सी काउंसिल हुआ करती थी। समिति कबीले के आम लोगों की एक बहुत बड़ी असेंबली थी। और विदत सबसे पुरानी संस्था थी जिसका काम सामाजिक और धार्मिक मामलों को देखना था। ये तीनों मिलकर उस समय के कबीलाई लोकतंत्र का एक ऐसा मजबूत आधार बनाती थीं कि कबीले का मुखिया, जिसे राजन कहते थे, वो भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता था। उस पर भी इन सभाओं का पूरा कंट्रोल रहता था। पर फिर वही हुआ जो अक्सर इतिहास में देखने को मिलता है। जैसे जैसे छोटे कबीले बड़े राज्यों या जनपदों में बदलने लगे, इन लोकतांत्रिक सभाओं की ताकत छिनने लगी। विदत जैसी अहम संस्था तो मानो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब ही हो गई। और राजन, अब राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजाओं ने खुद को भगवान के बराबर मानकर बड़ी बड़ी उपाधियां लेनी शुरू कर दी और राजतंत्र पूरी तरह से निरंकुश हो गया। सत्ता के इस पूरे खेल और बदलाव का सीधा असर समाज के एक और हिस्से पर पड़ा, और वो है महिलाओं की स्थिति। ये देखना काफी प्रेरणादायक है कि शुरुआती दौर में यानी अर्ली वैदिक काल में महिलाएं कितनी एक्टिव और सशक्त थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र आता है, जो न सिर्फ बहुत पढ़ी लिखी थी बल्कि बड़ी बड़ी दार्शनिक बहसों में भी हिस्सा लेती थीं। उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था, यहां तक कि स्वयंवर के जरिए अपना जीवन साथी चुनने की भी आजादी थी। लेकिन अगर हम पुराने ग्रंथों को निष्पक्ष रूप से देखें तो बाद के काल में अधिकारों में एक बहुत ही दुखद गिरावट साफ नजर आती है। जहां पहले महिलाएं विदत जैसी सभाओं का हिस्सा हुआ करती थीं, लेटर वैदिक पीरियड आते आते उन्हें शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं और महिलाओं को राजनीतिक सभाओं से निकालकर सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। और सच मानिए, अगर आपने उस समय के शब्दों की जड़ों को पकड़ लिया तो एग्जाम के लिए ये शब्दावली याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा, शुरुआती आर्य लोग मुख्य रूप से घुमंतू पशुपालक थे, तो उनके लिए मवेशी
खासतौर पर गायें सिर्फ जानवर नहीं थीं, वो उनकी पूरी जिंदगी, उनके सर्वाइवल और यहां तक कि उनकी भाषा का भी बिल्कुल केंद्र थीं। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। संस्कृत का मूल शब्द है गौ, जिसका मतलब है गाय। उस समय एक अमीर या बहुत रसूखदार इंसान को गोमत कहा जाता था। गोमत का मतलब ही था जिसके पास बहुत सारी गायें हों, और संपत्ति को सीधे सीधे गोधन कह दिया जाता था। मतलब आपकी अमीरी इस बात से मापी जाती थी कि आपके पास कितनी गायें हैं। है ना कितना दिलचस्प? ये भाषाई कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं था, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में घुला हुआ था। उस समय जो युद्ध लड़े जाते थे उन्हें गविष्टि कहते थे, जिसका सीधा सा अर्थ है गायों की खोज, मतलब गायों के लिए होने वाली जंग। यहां तक कि समय को भी गायों से ही जोड़ा गया। शाम के वक्त जब गायें लौटती थीं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, उस समय को आज भी हम गोधूली बेला कहते हैं। ये फैक्ट्स दिमाग में बिठा लेने वाले हैं। पर जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था एक बड़ा यू टर्न लेती है। वो समाज जो पहले गायों के साथ साथ घूमता रहता था, अब लोहे के औजारों के साथ एक जगह बस गया और खेती करने लगा। जो जमीन पहले पूरे कबीले की चरागाह होती थी, अब उस पर प्राइवेट ओनरशिप यानी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। और इसी खेती से पैदा हुए सरप्लस यानी बचत ने व्यापार और कॉमर्स के लिए एकदम नए रास्ते खोल दिए। इस पॉइंट को समझना सबसे जरूरी है। पहले व्यापार कैसे होता था? बार्टर सिस्टम से, और उसमें भी मुख्य रूप से गायों का लेन देन होता था। लेकिन लेटर वैदिक काल में उन्नत बाजार बनने लगे, व्यापारियों के संगठन बनने लगे जिन्हें पणी कहा गया, और सबसे बड़ी बात, पहली बार सिक्कों और मुद्रा का इस्तेमाल शुरू हुआ। एग्जाम के लिए अपने नोट्स में इन 3 शब्दों को जरूर हाईलाइट कर लीजिए: निष्क, कारशापण और कृष्णल। निष्क शुरुआत में विनिमय के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने के टुकड़े या आभूषण थे। कारशापण शुरुआती सिक्के थे, और कृष्णल मापने और विनिमय की एक इकाई थी। इन 3 शब्दों का आना इस बात का पक्का सबूत है कि अब प्राचीन भारत में बार्टर सिस्टम खत्म हो रहा था और एक औपचारिक मुद्रा प्रणाली जन्म ले रही थी। इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, कैसे एक घुमंतू समाज का एक जगह टिक कर खेती करने का फैसला आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानी बराबरी और सामाजिक आज़ादी के सारे नियम बदल देता है। कैसे जमीन से जुड़ना एक ऐसी कठोर जाति व्यवस्था का आधार बन जाता है जो आज तक खत्म नहीं हुई। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे का जवाब है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।